बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो पाकिस्तानी जो आम शहरी हैं ख़ास तौर पर उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है कि इस वक्त एक सियासी दंगल अजीब सा बना हुआ है। सेनेट इलेक्शन कल आने वाले दिन यानी 3 मार्च को होने जा रहा है और उसके हवाले से मुल्क में जो कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता ही नहीं है जब मामला ख़ास तौर पर अपोजिशन के हवाले से आता है। तो इससे लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन और PDM ने अपना गैर एलानिया गठजोड़ कर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब हुकूमत ने सदारती जो आर्डीनेंस था वो भेजा था कि शो ऑफ हैंड के साथ सेनेट का इलेक्शन हो, उस पर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया, अपना स्टांस वाजे किया कि नहीं जी सीक्रेट से ही होंगे, और PDM ने उनको कहा कि जनाब आप डट जाएं इसके ऊपर कि जी ये सीक्रेट से ही होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन भी दी साथ कि जनाब ठीक है आइन के मुताबिक ये सीक्रेट होंगे, लेकिन ये सीक्रेसी जो है इसको खुफिया रखना हमेशा के लिए नहीं होगा। आप ऐसा करें, कोई साइंटिफिक मेथड अपनाएं, इसके ऊपर कोई बार कोड लगाएं या कोई सीरियल नंबर लगाएं, ताकि कल कलां किसी को भी अगर एतराज़ होता है, चाहे वो पार्टी चेयरमैन हो, चाहे पाकिस्तान का कोई आम शहरी हो, या कोई भी शख्स इस पर एतराज़ करता है, वो सबूत बताता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको ट्रेस करे और उसके बाद जो एक कार्रवाई बनती है कानूनन वो उसके ऊपर करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला आने के बाद 10 घंटे का इजलास किया। इजलास के बाद सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन उस पर कोई सलूशन निकालेगा और बार कोड या कोई उसके ऊपर सीरियल नंबर टाइप कुछ चीज़ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उससे ये गुमान करना कि वो मामलात को शफाफियत की तरफ लेके आएगा, ये अब बस एक सोच है, और वही हुआ। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए गए और उसमें कहा गया कि जनाब अब टाइम बड़ा कम है तो हम इसके ऊपर ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम आइंदा इलेक्शन में करेंगे। आप अंदाज़ा करें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन जो कि एक आइनी इदारा है, ख़ुद मुख्तार इदारा है, और वो इस तरह के काम कर रहा है। इससे पहले NA-75 का मामला सबके सामने है कि 23 पोलिंग स्टेशन का मामला जो है मशकूक हुआ था। मुस्लिम लीग नून ने 23 की दरख्वास्त दी, बाद में मामला 14 पे आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती दिखाते हुए, जो कि एक साइल उनसे मांग ही नहीं रहा, उनको वो दे दिया और कहा कि पूरे इलाका जो है NA-75 का हल्का वहाँ पे री इलेक्शन करवाया जाए। उसके ऊपर ना खर्चे की टेंशन ली गई, ना कुछ और, के जनाब आवाम का पैसा खर्चा जाएगा, कुछ होगा। लेकिन वो भाग के मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हो गई और उसके मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जनाब, और PDM ने भी कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है अचानक से। मतलब इससे पहले इलेक्शन कमीशन वो कैद था और बिका हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, लेकिन उस दिन आज़ाद हो गया। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जो मांगा नहीं गया, भाग के उन्होंने कार्रवाई की। पहले तो उस दिन जो कुछ होता रहा, फायरिंग हुई, राना सनाउल्लाह ने हल्के में जाके जिस तरह तकरीर की, सब कुछ हुआ, कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद नौशहरा वाली जो PK-53 वाली सीट थी, वहाँ पे 6000 वोटों वाली जो बात सामने आई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद PP-51 जो थी वज़ीराबाद वाली, वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन था, वोटों का थैला लेकर जो नून लीग का MPA था आदिल चट्टा, वो भाग रहा था, वीडियो सामने आई, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह आज एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि सेनेट इलेक्शन 2021 के लिए इस वक्त जो ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म हो रहा है, जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा था कि यह ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है, और उसी वजह से आर्डीनेंस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने उसकी मुखालफत की। अब वो वीडियो सामने जो आई है, मैं आपको ज़रा वो वीडियो दिखा देता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त PDM के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे अली मूसा गिलानी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के MNA, वो वीडियो में वाज़े नज़र नहीं आ रहे कौन है, उनको तरीका बता रहे हैं कि आपने वोट को कैसे ज़ाया करना है। और ये साफ़ इस चीज़ का मज़र है कि जनाब इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये वो गेम थी जो की जानी थी, जिसके ऊपर PDM सारा शोर मचा रही थी कि खुफिया जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, और सीक्रेट बैलेटिंग हो ताकि हम ये गेम डाल सकें। ज़रा आप ये वीडियो देखें। अच्छा, वीडियो ज़रा प्ले होने में कोई मसला कर रही है क्योंकि इंटरनेट का अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये वीडियो मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसके बाद। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो MPAs अगवा होने की बात है इसी सिंध असम्बली से, उसके अंदर 3 लोग थे, 3 के कल मैंने नाम आपको बताए थे। उनमें से एक करीम बख्श जो गबोल हैं, वो आज असम्बली के अंदर पहुँचे और उन्होंने आके बताया कि मुझे पीपल्स पार्टी ने अगवा कर लिया है, और वो उनसे भागने के लिए, जान छुड़ाने के लिए वो यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जिस तरह असम्बली फ्लोर पर धक्कम-पील हुई, धक्काबाजी हुई, उसके बाद भाग दौड़ और जो गालम गलोच और सब कुछ हुआ, ये है वो जमहूरियत जिसका सबक इस पाकिस्तानी अवाम को बताया जाता है कि जमहूरियत बड़ी मुकद्दस है। इस जमहूरियत के लिए अवाम टैंकों के नीचे आ जाएं, अवाम खड़े हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, हर ताकत से टकरा जाएं, ये वो जमहूरियत है। इलेक्शन कमीशन सो रहा है कि वो ये वीडियोज़ देखने के बाद, ये ख़बरें सामने आने के बाद कि सेनेट इलेक्शन से एक रोज़ पहले जो सिंध के अंदर जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, और वो किस तरह से अपोजिशन के MPAs को अगवा कर रही है, किस तरह ख़रीद रही है। 2 MPAs ने अलग ऐलान कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जबकि तीसरा MPA कह रहा है, खुद असम्बली में आके अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन ये लोग मुझे ज़बरदस्ती अगवा कर रहे हैं ताकि मैं इनकी पार्टी को वोट दूं या तहरीक इंसाफ को वोट ना दे सकूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा है।
वो वैसे तो उसकी बहुत थरथलियाँ आपने देख ली हैं, ख़ासतौर पर 75 के मामले के अंदर, कि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की और जिस तरह वो सारे फैसले कर दिए जो किसी ने मांगे ही नहीं थे, जो किसी ने सोचे ही नहीं थे। लेकिन अब ये वीडियो सामने आ गई है 2021 की। इससे पहले जो वीडियो सामने आई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा कि जनाब पता नहीं कहाँ की वीडियो है, कब की वीडियो है, किस तरह किसने कब लेन देन था, हो सकता है कोई ज़ाती मामला हो। सारी कहानी अवाम को समझ आ रही है और हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त वफाक में है, पंजाब के अंदर है, KPK के अंदर है, अवाम के जहनों के अंदर ये बात आ रही है कि शायद हुकूमत बेबस हो चुकी है कि इदारे किस तरह से सिस्टम को अगवा कर रहे हैं, एक तरह से अपने हाथों में ले लिया है। ये बेसिकली वही चीज़ है कि जिसके बारे में इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन के बाद कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सिस्टम के अंदर वो लोग जो कि इनके बेनिफिशरी हैं और ये उनके बेनिफिशरी हैं, सब एक हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में सबकी बका है। और यही वो सब कुछ हो रहा है जिससे तहरीक इंसाफ हुकूमत के हामी और उनके बाद जो खैर खा हैं उनके जहनों के अंदर ये खौफ, ये डर और नाउमीदी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मायूस करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इमरान खान बार बार ये बात कहता रहा कि ये जो सिस्टम है ये इस कदर ताकतवर है कि आप जब इसके ख़िलाफ़ जाएंगे ये सब इकट्ठा हो जाएगा और मिलकर एक दफ़ा कोशिश करेगा कि इसको किसी तरह से गिराया ना जा सके, क्योंकि इसी में इनकी बका है। इसको बचाने के लिए ये लोग हर हद तक जाएंगे और ये लोग जा रहे हैं। आप देख लें, इलेक्शन कमीशन का मामला देख लें, सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है। वैसे तो वो कैप्टन सफदर वाला मामला हुआ था तो उसके ऊपर चीखें निकल रही थी सियासतदानों की भी, मीडिया की भी। अब मीडिया भी उसके ऊपर खामोश है, कोई उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बुरा भला नहीं कह रहा, कोई अली मूसा गिलानी को बुरा भला नहीं कह रहा कि आपके बाप ने पहले भी जिस तरह उसका कैरेक्टर की बात हुई कि अली जी यूसुफ रज़ा गिलानी का किरदार देखकर लोग वोट देंगे, ये है वो किरदार कि अभी भी पहले आपने हार चोरी किया, अभी आप वोट चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से जाके ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि लानत हो इन MPAs और MNAs पर जो बिक रहे हैं, जो फ़रोख्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो चाहे तहरीक इंसाफ के हैं या कोई भी हैं, आवाम को इन लोगों का एहतसाब करना चाहिए। अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, वो आसमान से बंदे नहीं लेके आ सकता। हम लोगों को ख्याल करना है कि हम जिनको चुन के भेजते हैं वो इतने कम ज़र्फ़, घटिया, कमीने किस्म के लोग हैं कि वो जनाब इस तरह के मामला जैसे ही आते हैं तो अपना रेट लगवा लेते हैं, बिक जाते हैं। इनसे बेहतर तो तवाइफ होती है जो इस तरह की हरकतें नहीं करती है जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि जनाब दावे इनके देखें, पार्टियां इनकी देखें कि जहां खड़े होते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं इमरान खान के नाम पर, शफाफियत के नाम पर, और उसके बाद इस तरह से जाके बिक जाते हैं, फ़रोख्त हो जाते हैं कि जनाब पैसा ही सब कुछ है। कल किसने देखा है, देखी जाएगी, कल को सियासत हो ना हो 50-60 करोड़ एक अरब रुपया कमा लो। और इस वक्त जो रेट लग रहा है वो यही है, एक MPA को 10-10 करोड़ रुपये की ऑफ़र है सिंध असम्बली से ख़ास तौर पर। ये वो सूरत हाल है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मामलात अपने कंट्रोल में रखे, वो चाहे इस वक्त इस्लामाबाद के हों, यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट वाले या सिंध वाले। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मामला है हम उस पर बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये तो हो गया PDM और इलेक्शन कमीशन का गठ जोड़, ये सारी सूरत हाल। मैं आवाम से ये कहूँगा कि आप मायूस ना हों, इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है इस वक्त ये बड़ी तकलीफ से सामने आई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के बारे में बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इससे पहले वो हुकूमत पर कीचड़ उछालते रहे, वज़ीर-ए-आज़म पर, सदर पर, उनकी बीवी पर, उनके वज़रा पर और सब कुछ पर। वाक़या क्या था कि उनसे सवाल ये पूछा गया था, जनाब आपकी बीवी के हाँ ये जायदादें जो लंदन के अंदर हैं ये आपने कहाँ से ख़रीदी। एक पाकिस्तानी शहरी, एक सहाफ़ी था, उसने आके कंप्लेन की थी वो जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसको कि जनाब पाकिस्तान के ये जजेज़ हैं, इनके जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं मुल्क से बाहर हैं, इनसे सवाल किया जाए। उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा 2 जज और भी थे। उन्होंने तो इस तरह के इल्ज़ामात अभी तक नहीं लगाए, ना उन्होंने ये कहा कि हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ये कुछ कर रही है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं आपको मिनो अन पढ़ के बताता हूँ। इसमें जियो न्यूज़ जो है उसने रिपोर्ट किए हुए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने केस में दलाइल देते हुए कहा कि लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। आप सूरत हाल का अंदाज़ा करें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज पाकिस्तान को गटर से तशबीह दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसी गटर के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना और अय्याशी करना तो पसंद है। लेकिन ये जो इस मुल्क को इसको गटर कहा जा रहा है, जायदादें इसीलिए लंदन में बनाई हुई उनकी बीवी ने क्योंकि पाकिस्तान एक गटर है। और बहुत से लोगों के बकौल इसी गटर के जो ऐसे गटर के ढक्कन चोरी कर करके उन्होंने शायद फिर लंदन में जायदादें बनाई उनकी बीवी ने, कि उनसे सवाल हुआ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बजाय जवाब देने के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हर जज के ऊपर कीचड़ उछाला, वज़रा के ऊपर कीचड़ उछाला, इदारों पर कीचड़ उछाला, वज़ीर-ए-आज़म पे कीचड़ उछाला। अलबत्ता PDM के वो साथ खड़े हैं। इसमें उन्होंने वही बातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र-ए-सानी दरखास्तों की लाइव कवरेज से मुतल्लिक़ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने मुनीर मलिक की बीमारी के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ को दलाइल देने की इजाज़त दे दी। आप अंदाज़ा करें कि इस तरह किसी और केस में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो मुखालफत कर रहा था कि जनाब ये ऐसा तो कल को फिर हर कोई करेगा और लाइव जो दिखाने की दरखास्त है वो भी हर कोई करेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन उनको यहाँ पर खुद दलाइल देने की जो है इजाज़त मिल गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि दलाइल जब शुरू हुए तो कहानी सुने। वो कहते हैं
कि जहां आपको महसूस हो हद पार कर रहा हूँ मुझे रोका जाए। इस पर जस्टिस उमर अता ने कहा कि जजेस की एक जिम्मेदारी सब्र और तहम्मुल करना भी है। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। इनको मसला ये है कि जी सोशल मीडिया पे लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी बीवी को बुरा भला कहते हैं, इनको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद कहते हैं कि जस्टिस साजिद हाजी साहब, मौजूदा केस अपनी नोयत का मुनफरिद केस है और आज़ादी इजहार राय हर शख्स का बुनियादी हक है। इसीलिए जनाब आपने हुदैबिया पेपर मिल केस बंद करते हुए मीडिया को कहा था कि इस पर कोई कवरेज ना करे वरना तौहीन अदालत लगा देंगे। उस पर कवरेज और डिस्कशन ही आपने मना कर दी थी। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस कादी फैसला से कहा कि अपनी दरखास्तों में उठाए गए नुकात पर दलाइल दें। दाएं बाएं बैठे जजेस इतनी तफसीलात सुनकर फोकस नहीं कर पा रहे, लिहाजा बेहतर होगा कि बराह रास्त मुद्दे पर आएँ। जस्टिस फायज़ ने दलाइल देते हुए सवाल किया कि इमरान खान आरिफ अलवी और ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं बतौर जज ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। आवाम को इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। दलाइल देते हुए मजीद कहा कि ज़्यादा चालाक ना होने की वजह से अपना नुक्ता समझा नहीं सका। 2 साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज और अहल खाना के खिलाफ सरकारी चैनल से प्रोपेगेंडा किया गया। मसला 10 लाख तनख्वाह का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का है और ये मैं जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ। यानी इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उन्हें जैसे मंजूर मलिक ने भी कहा कि जनाब आप इमोशनल कहानियाँ ना बताएं। फिर उसके बाद इन्होंने जनाब फिर लंबी चौड़ी कहानी बताई कि मुल्क के अंदर 71 में मुल्क टूट गया, डिक्टेटर ने फलां कर दिया, सहाफ़ी अगवा कर दिए गए, वज़ीर आज़म को पता नहीं होता, इक़्तिदार की हवस ने फलाना कर दिया है। इनको आज से पहले ये सब कुछ याद नहीं है। 4 साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे। नवाज शरीफ दौर में जो कुछ हुआ, मुल्क की बदनामी हुई, पूरी दुनिया के मीडिया ने नवाज शरीफ को चोर कहा, पनामा पेपर्स आया, लेकिन ये कहानियाँ नहीं है। अब इनको पाकिस्तान गटर लग रहा है। आप अंदाज़ा करें इनकी ये सोच, इनकी ये सूरत हाल। अब इस पर बंदा क्या कहे, मैं मज़ीद कुछ कहूँगा तो फिर तौहीन अदालत होने का खदशा होता है कि ये शख्स पाकिस्तान के बारे में ये राय रखता है और हमने इनको सर पे बैठाया हुआ था। समझते थे कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड जज है, जिनकी फैमिली है, और ये कहानियाँ बताते थे कि कायद आज़म के साथ मेरे माँ बाप ने जिदोजहद की है। ये वो जिदोजहद की थी कि ताकि आप पाकिस्तान को आके गटर से तशबीह देने लग जाएँ, सिर्फ इसलिए कि आपके नवाज शरीफ जो महबूब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और जो आपने पनामा बेंच के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, फिर हुदैबिया में जो रिमार्क्स दिए, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में जो रिमार्क्स दिए, इस जज के बारे में अभी जो बेंच है उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए, हर एक के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं आप। लेकिन वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं आपका दिमाग गंदा करते हैं, गलीज़ करते रहते हैं और पाकिस्तान को आप इस तरह गटर से तशबीह दे रहे हैं। जज साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस ओहदे के लायक नहीं। तो खैर नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सा खुलासा था, ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। जो भी अपडेट्स आती हैं मैं आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए कहीं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।